उत्तर प्रदेश में हाँ। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य को, मतलब सभी 75 जिलों को एक साथ एक काम पर लगा दिया है। बिल्कुल। अवैध घुसपैठियों को ढूंढो, डिटेंशन सेंटर बनाओ और उन्हें देश से बाहर भेजो। बिल्कुल। इसे एक निर्णायक अभियान कहा जा रहा है। और जिस रफ्तार से शुरू हुआ है वो देखने वाली है। बिल्कुल। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ ये नहीं बताते कि ये हो रहा है, बल्कि ये भी कि ये कैसे हो रहा है और क्या ये पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। हाँ, और हम यूपी के इस प्लान को असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अनुभवों की कसौटी पर भी परखेंगे। सही बात है। तो हमारा मिशन साफ है। जमीन पर क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है और इन सब का मतलब क्या है, इसे परत दर परत खोलना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो यूपी का अभियान है, ये कितना बड़ा और कितना तेज है। ये बिजली की रफ्तार से शुरू हुआ है। आप सोचिए, नवंबर के आखिर में 22 तारीख को पूरे राज्य को निर्देश गए। अच्छा। और दिसंबर की शुरुआत होते होते, मतलब सिर्फ 10 दिन के अंदर, लखनऊ और कानपुर जैसे 17 बड़े शहरों में 10 दिन में? हाँ, 10 दिन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू भी हो गया था। और डेडलाइन है दिसंबर 2025। और डिटेंशन सेंटर्स का क्या? इतना ही नहीं, राज्य के सभी 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ की जा रही कार्रवाई है। हाँ। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। ये सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ने और बाहर भेजने की बात है या इसका कोई और भी एंगल है? क्योंकि हमारे सूत्रों में एक शब्द बार बार आ रहा है, SIR, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ये अभियान सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है, इसे SIR से जोड़ा गया है, जो कि वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, वोटर लिस्ट को अपडेट और सही करने की एक प्रक्रिया। तो मतलब ये सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल का मामला नहीं है, ये तो बैलेट बॉक्स कंट्रोल का भी मामला है। क्या हमारे सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि असली निशाना घुसपैठिया नहीं बल्कि वोटर लिस्ट है? देखिए, ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि असली निशाना क्या है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ घुसपैठियों की पहचान हो रही है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने का रास्ता साफ हो रहा है। और जब हम समस्या के पैमाने को देखते हैं तो ये कनेक्शन और भी साफ हो जाता है। पैमाना कितना बड़ा है? यूपी में कितने अवैध प्रवासियों का अनुमान है? सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग 10 लाख का है, ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या। 10 लाख? हाँ, जो मुख्य रूप से नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों से आते हैं। और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये केंद्र की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अच्छा। केंद्र की एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से मौजूद है, जो कहती है कि सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने हैं और FRRO के जरिए डिपोटेशन करना है। FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मतलब एक तयशुदा प्रक्रिया है। लेकिन ये अभियान सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है ना? 3 दिसंबर को एक और आदेश आया था, सफाई कर्मचारियों के बीच जांच का। हाँ, और वो दिखाता है कि ये अभियान कितना जमीनी है। इसका सीधा फोकस झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक सेक्टर पर है, जहां अक्सर ऐसे लोग काम करते हैं। मतलब सरकार की कोशिश है कि इस नेटवर्क को हर स्तर पर तोड़ा जाए। तो यूपी एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। लेकिन ये कहानी हमने पहले भी सुनी है, खासकर असम में, जो दशकों से समस्या से जूझ रहा है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार अलग क्या है? पहले देखते हैं असम का अनुभव कैसे खाता है। असम का मामला वो एक केस स्टडी की तरह है कि इस तरह के अभियानों में क्या सही हो सकता है और क्या बुरी तरह से गलत। वहाँ के नतीजों पर दावे और पलटा दावे इतने अलग हैं कि सच ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मतलब आंकड़ों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। एक तरफ विपक्ष के नेता हैं जैसे कांग्रेस के देवव्रत सैकिया, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम रही। उनके हिसाब से? उनके मुताबिक 2016 से अब तक सिर्फ 26 लोगों को आधिकारिक तौर पर डिपोर्ट किया गया है। सिर्फ 26? हाँ, और दूसरी तरफ असम सरकार का दावा है कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है। रुकिए, 26 और 10,000, ये तो कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये तो दो अलग हकीकतें हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों पक्ष डिपोर्टेशन शब्द का मतलब ही अलग अलग निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये सारा कंफ्यूजन एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, पुशबैक। पुशबैक? सरकार के जो 10,000 वाले आंकड़े हैं, उनमें से ज्यादातर डिपोर्टेशन इसी पुशबैक पॉलिसी के तहत हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सिर्फ 2024-25 में ही 2,000 से ज्यादा लोगों को ऐसे भेजा गया। एक मिनट, ये पुशबैक है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कोई कागजात नहीं,
बस पकड़ा और बॉर्डर के उस पार धकेल दिया। ये तो एक तरह की ऑफ द बुक्स डिपोर्टेशन हुई। आपने एकदम सही समझा। इसमें पुलिस संदिग्धों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को सौंप देती है और बीएसएफ उन्हें बॉर्डर पार करा देती है। अच्छा। ये तेज जरूर है, लेकिन यहीं से मानवाधिकार और कानूनी सवाल खड़े होते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जुलाई 2025 की रिपोर्ट साफ कहती है कि इस तरह सैकड़ों मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजा गया, जिनमें कुछ आदिवासी मजदूर भी थे। और इसके नतीजे क्या हुए? नतीजे ये हुए कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। फ्रंटलाइन मैगजीन ने मई 2025 में लिखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। 2024 में डिटेंशन सेंटरों के अंदर कम से कम 4 मौतें भी हुईं। बाप रे। जब मामले अदालतों में जाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया की कमी की वजह से केस टिक नहीं पाता, और इसीलिए असम में डिपोर्टेशन की असल सफलता दर सिर्फ 20 से 30% ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि असम का मॉडल ज्यादातर नाकाम रहा? डिपोर्टेशन के मामले में हाँ, कह सकते हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? इस सख्ती की वजह से बॉर्डर पार से होने वाली घुसपैठ में 40% की कमी आई है। अच्छा, 40%? ये तो बड़ा आंकड़ा है। हाँ, तो ये मॉडल घुसपैठ रोकने में तो कारगर है, लेकिन जो लोग पहले से अंदर हैं उन्हें बाहर भेजने में कानूनी और मानवीय चुनौतियों का एक बड़ा जंजाल है, और ये यूपी के लिए एक बड़ी सीख है। ठीक है, तो असम का अनुभव एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। अब उस राज्य की बात करते हैं जहां कहा जाता है कि ये समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति शायद सबसे कम। पश्चिम बंगाल, वहां क्या सीन है? पश्चिम बंगाल की कहानी बिल्कुल अलग है। वहां समस्या का पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। 10 करोड़ की आबादी में अनुमान है कि करीब 40 से 60 लाख अवैध प्रवासी हैं। 40 से 60 लाख? जी, और आरोप ये भी है कि इनमें से कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं। और यहीं पर राजनीति आ जाती है ना? बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के तौर पर देखती हैं। यही वजह है कि जब केंद्र ने वोटर लिस्ट को सही करने के लिए SIR प्रक्रिया की बात की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। तो ये राजनीतिक विरोध जमीन पर भी दिखता है? साफ दिखता है। केंद्र ने 2014 में ही सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा था, लेकिन बंगाल में आज तक सिर्फ 1-2 सेंटर प्रस्तावित है और उनका काम भी रुका हुआ है। तो बंगाल में साफ है कि राजनीति की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन क्या हो अगर सरकार कार्रवाई करना चाहे, पर शहर की बनावट और संसाधनों की कमी आड़े आ जाए? शायद दिल्ली का केस हमें यही दिखाता है। दिल्ली का मॉडल एक माइक्रो केस स्टडी है। यहाँ काम छोटे पैमाने पर है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित है। कैसे? डिटेंशन सेंटर मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में है, और डिपोर्टेशन का काम BSF नहीं बल्कि FRRO देखता है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है। क्या इसके कुछ सफल नतीजे दिखे? हाँ, छोटे स्तर पर सफलता मिली है। जनवरी 2025 में सेंट्रल दिल्ली से 14 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। अच्छा। 2024-25 के पूरे साल में 200 से ज्यादा लोग पकड़े गए और उनमें से 70% को डिपोर्ट भी कर दिया गया, जो कि एक अच्छा सक्सेस रेट है। लेकिन दिल्ली में भी तो चुनौतियां होंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दिल्ली में अनुमानित 50,000 अवैध प्रवासी हैं, लेकिन डिटेंशन सेंटर में जगह सिर्फ 1,000 लोगों की है। सिर्फ 1,000? हाँ, तो आप 50 में से सिर्फ 1 को ही रख सकते हैं। ऊपर से फर्जी दस्तावेज और लंबी अदालती प्रक्रियाएं वो रफ्तार को बहुत धीमा कर देती हैं। इसी वजह से 2025 में अब तक केवल 100 लोगों को ही डिपोर्ट किया जा सका है। तो मॉडल काम करता है, पर स्केल नहीं कर पा रहा। तो हमने 3 अलग अलग मॉडल देखे, असम का कानूनी उलझनों वाला मॉडल, बंगाल का राजनीतिक रुकावट वाला मॉडल और दिल्ली का छोटे पैमाने पर सफलता वाला मॉडल। अब वापस यूपी पर आते हैं। इन सब अनुभवों को देखते हुए यूपी का प्लान एक राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है? यूपी का प्लान इसलिए खास है क्योंकि ये इन तीनों राज्यों की गलतियों से एक तरह से सीखने की कोशिश करता हुआ दिखता है, और यहाँ कुछ बुनियादी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? पैमाना, स्केल। असम, जहां ये समस्या सबसे पुरानी है, वहां सिर्फ 6 डिटेंशन सेंटर है जो हमेशा भरे रहते हैं। सही। जबकि यूपी ने एक साथ 18 मंडलों में सेंटर बनाने का काम शुरू किया है। 18 मंडलों में? जी, इसका मतलब है कि उनके पास क्षमता बहुत ज्यादा होगी और असम जैसी भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचा जा सकेगा। और प्रक्रिया किस स्तर पर?
असम की पुशबैक वाली गलती से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ प्रक्रिया को केंद्र के एसओपी के हिसाब से बहुत व्यवस्थित बनाया जा रहा है। दैनिक रिपोर्टिंग, बीएसएफ के साथ बेहतर तालमेल और एफआरआरओ के जरिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर है। तो कोशिश यह है कि मामला अदालत में जाकर फंसे नहीं। बिल्कुल, कोशिश यही है कि डिपोर्टेशन तेज भी हो और कानूनी तौर पर मजबूत भी। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी कमी हमने बंगाल में देखी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो यहाँ सबसे मजबूत कड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर वाली छवि है, उसे ही इस अभियान में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर यूपी अपने 10 लाख के अनुमानित आंकड़े में से 30-40% को भी अगले 2 साल में डिपोर्ट करने में सफल हो जाता है, तो ये दूसरे राज्यों, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के लिए एक सीधा ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि ये काम कैसे किया जा सकता है। सही। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद इन सब बातों के केंद्र में है। इस पूरे अभियान का राजनीतिक मकसद क्या है? चलिए इसे सीधे पूछते हैं। क्या ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या फिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी? सूत्रों का विश्लेषण तो यही कहता है कि ये दोनों है। इसे सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखना अधूरी कहानी होगी। ये 2027 के लिए बीजेपी की एक बहुत बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। इसका राजनीति से सीधा कनेक्शन कैसे जुड़ता है? इसका सबसे सीधा कनेक्शन जुड़ता है वोटर लिस्ट से। अच्छा, वही एसआईआर वाला एंगल। जी, जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये अभियान एसआईआर यानी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान के साथ साथ चल रहा है। वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाना ये बीजेपी के राष्ट्रवादी नैरेटिव को जमीन पर उतारने जैसा है। ये एक ठोस एक्शन है जो वो अपने वोटर्स को दिखा सकते हैं। क्या इस तरह का फॉर्मूला पहले भी कहीं इस्तेमाल हुआ है? हाँ, बिहार चुनावों में इसका एक छोटा रूप देखने को मिला था। वहां भी घुसपैठ के मुद्दे को जनसांख्यिकीय असंतुलन के डर से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा था। यूपी में ये फॉर्मूला और भी बड़े पैमाने पर काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी के कोर हिंदू ओबीसी वोट बैंक, जो करीब 40% है, उसको एकजुट करती है। ये अभियान हिंदुत्व के एजेंडे को घुसपैठ के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से सीधे जोड़ देता है। और चुनावी गणित पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या हमारे सूत्र कुछ अनुमान लगाते हैं? असर बहुत बड़ा हो सकता है। आप सोचिए, अगर एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे। एक अनुमान ये है कि इस शुद्धिकरण के बाद ये आंकड़ा 45% तक भी पहुंच सकता है। 4% वोट शेयर का फर्क, ये तो किसी भी चुनाव में हार जीत तय कर सकता है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? गणित इतना सीधा ही होता है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसे ध्रुवीकरण का हथियार कह रहे हैं और वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये अभियान जमीन पर सफल होता है और बीजेपी राष्ट्र रक्षा का नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे बीजेपी शासित राज्य भी इस मॉडल को तुरंत अपनाएंगे। तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का ये अभियान सिर्फ घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक कवायद नहीं है। ये एक बहुस्तरीय रणनीति है जिसके तार राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर चुनावी गणित तक जुड़े हैं। हमने असम के मिले जुले नतीजों को समझा, जहां घुसपैठ रुकी लेकिन डिपोर्टेशन एक कानूनी दुस्वप्न बन गया। हमने बंगाल की राजनीतिक बेबसी और दिल्ली की छोटे स्तर की सफलता को भी देखा। बिल्कुल, और इन सब को मिलाकर देखें तो यूपी का मॉडल कागज पर मजबूत दिखता है। पैमाना बड़ा है, प्रक्रिया साफ है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भरपूर है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। हाँ, असली परीक्षा तब होगी जब डिपोर्टेशन शुरू होगा, और उसकी सफलता 3 चीजों पर निर्भर करेगी: पैसा और संसाधन, कानूनी सुधार ताकि मामले फंसे नहीं, और सबसे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। इन सभी स्रोतों में इस अभियान की घरेलू राजनीति, इसकी प्रक्रिया और चुनौतियों पर तो बहुत बात हुई है, लेकिन एक पहलू लगभग गायब है: अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। सही बात। एक बड़ा अनकहा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश इन लाखों लोगों को वापस लेने के लिए तैयार होंगे, खासकर तब जब उनके पास नागरिकता का कोई पक्का सबूत नहीं होगा। बिना एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कोई भी राष्ट्रीय नीति पूरी तरह से कैसे सफल हो सकती है?